उठना शुरू कर दें। तो ये हो गया लीवर यानी यकृत, ये है आमा से मुख, ग्रसनी, एपिग्लोटिस वाल, एपिग्लोटिस वाल, भोजन नली यानी इसोफेगस, भोजन नली या इसोफेगस, फूड पाइप, और फिर ये हो जाएगा अग्ना से यानी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, और फिर है इंटेस्टाइन्स यानी आंतें। ये हो गया मलाशय यानी रेक्टम, ये मल द्वार यानी एनस, ये इसको गुद्दा द्वार कह सकते हैं, और ये है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो भाग है ये हो जाएगा इस तरह से छोटी आंत का यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है एक अवशेषी यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होता है अपेंडिक्स, और ये भाग हो जाएगा शिक्कम, और ये है कोलोन, कोलोन। सभी साथियों को नमस्कार। देखिएगा कल हम समझ रहे थे, इसलिए बाकी साथी जब तक जुड़े डायग्राम एक बार बना लिया है, और हमने जो है कल यहाँ पर जो है हमने ओवरऑल जो है इसको एक बार डायग्राम और यहाँ तक पाचन का भी देख लिया था, यहाँ पर हमने देख लिया था यहाँ तक का, आमा से तक का। और फिर देखिएगा अभी जो ये क्रम है उसी क्रम में मैं वापस लिए चलता हूँ। देखिएगा कल जो एक जो आपका टेस्ट होगा संडे को, तो उसमें देखिएगा आरएस में जो जैसे ब्लड वाले पार्ट हमने किया था, आरएस में राइट क्वेश्चन, तो वो भी आएंगे और पाचन के आएंगे, दोनों के आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जो हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के भी होंगे और बाकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के भी होंगे। तो देखिएगा वापस से मैं 2 मिनट रिवाइज करता हूँ और फिर आगे वाला हम जो एक बार समझ लेते हैं, और फिर हम जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका किस तरह से चरण है वो हम लिखेंगे। हमने देखिएगा लिखा था पाचन के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंदर ग्रहण करना, और फिर हमने लिखा था जो है पाचन, फिर यानी जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, फिर था इसमें स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, और स्टूल एक्सक्रेशन यानी मलोत्सर्जन। ये चरण हमने लिखे थे। फिर देखिएगा यहाँ से जैसे भोजन को अंदर लिया तो मुख गुहा में गया, मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ लार बनाती है, और लार ग्रंथियों से मुख्य रूप से एक तो टाइलिन एंजाइम बनता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए हमारे शरीर में सबसे पहले पाचन किस पोषक पदार्थ का प्रारंभ होता है, तो हमारा उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही है, हम पढ़ेंगे आगे, मोनोसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो देखिए जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का सेवन करता है क्यों? जैसे मैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर और जो मेंस के पेपर्स होते हैं उनकी भी बात करूं कि खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का सेवन करते हैं क्यों? जैसे मान लीजिए आप में से भी अगर कोई ऐसे की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा या किसी से पूछेंगे तो वो कहते हैं ग्लूकोज पास में रखना चाहिए, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलेगी, तत्काल थकान की इतनी अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से बकल कैविटी से ही हो जाता है। तो साथियों जिस पोषक पदार्थ का पाचन पहले होगा ऊर्जा भी तो उससे पहले प्राप्त होगी, इसलिए उससे ऊर्जा तुरंत या हम कह सकते हैं बाकी की तुलना में हमें पहले प्राप्त हो जाती है। इस कारण से खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का सेवन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लाइसोजाइम भी बनता है। लाइसोजाइम जो है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है। फिर 4 प्रकार के दांत, देखिएगा दांतों के नाम संख्या ये हम आगे लिखेंगे, मैं एक बार पूरा पाचन की कार्य की बता रहा हूँ। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे आगे वाले होते हैं कर्तनक, उसके आगे रदनक, उसके आगे फिर अग्रचरणक और चरणक, यानी इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये भाग जो है यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा दांत क्या करेंगे? भोजन को काटते हैं, चीरते हैं और चबाते हैं। एक बार देखिएगा सेकंड ग्रेड में ऐसा पूछा गया था कि मनुष्य में दांत किस तरह के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा गर्तदंती, यानी जो है मसूड़ों का या जो जबड़ों का सांचा होता है उसमें धसे हुए होते हैं। गर्तदंती, गर्त यानी खड्डे, तो गर्तदंती, गर्त में धसे हुए दांत। फिर द्विबारदंती, 2 बार निकलते हैं, और विषमदंती यानी 4 प्रकार के, इसका मतलब सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं, तो विषमदंती होते हैं। भोजन को काटते हैं, चीरते हैं और चबाते हैं। आगे के जो दांत होते हैं 2 प्रकार के, कर्तनक और रदनक, यानी इंसिजर एंड कैनन, ये भोजन को काटते हैं, चीरते हैं। इसी तरह से फिर जो है यहाँ पर जैसे जो पीछे वाले दांत होते हैं वो जो है फिर क्या करेंगे? भोजन को चबाते हैं, इसे भोजन को चबाया जाता है। तो भोजन दांतों का काम क्या हुआ? भोजन को काटना, चीरना और चबाना। ऐसा ही में पूछा जा सकता है दांतों का कार्य, तो भोजन को काटना, चीरना और चबाना होता है। बिल्कुल जितेंद्र जी पूछ रहे हैं सर दूध में भी क्या कार्बोहाइड्रेट होता है? दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो डाइसैकेराइड होता है, न कि मोनोसैकेराइड। दूध में लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो शर्करा होती है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लैक्टोज होता है, बिल्कुल होता है जितेंद्र जी, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो दूध वहाँ पे लिखते हैं हम। दूध है, फल है, विभिन्न प्रकार के अनाज है, शहद है, इन सब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए इसी तरह से यहाँ पर लार ग्रंथियाँ लार बनेगी। इसी तरह से फिर देखिएगा यहाँ पर जीभ मांसपेशियों की संरचना, और यहाँ जीभ में हमने कल भी डिस्कस किया था, सबसे आगे वाले भाग पर मीठी स्वाद कलिकाएं होती है, साइड वाले पर खट्टे के लिए होती है। और इसी तरह से अभी अभी शुरू किया हमने, कल वाला जो छोटा था उसके आगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वापस उसी से जोड़ रहे हैं पाचन की कार्य की, अभी नहीं लिखा हमने। इसी तरह से हाँ बिल्कुल देखिएगा दुर्गा प्रसाद जी आरएस मेंस में भी है, तो उसी अकॉर्डिंग हम कैसे शब्द बनते हैं 15 के, वो भी हम बिल्कुल लिखेंगे। एक बार सिर्फ हम पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे। देखिएगा यहाँ तक फिर जो है जैसे जीभ, तो जीभ में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जीभ एक आधार से जुड़ी होती है, एक संरचना से आधार से जुड़ी होती है, तो वो संरचना क्या कहलाती है? वो फ्रेनोन लिंगुअल कहलाता है। ये हमारी माध्यमिक शिक्षा की किताबों में तो ऐसा के लिए बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि जीभ आधार से जिस सतह से जुड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है, तो उसे दोस्तों फ्रेनोल लिंगुअल के नाम से जाना जाता है, फ्रेनोल लिंगुअल कहा जाता है। फिर यहाँ से जो है
यहाँ पर जैसे भोजन जो है गुजरेगा बोलस के रूप में, फिर ग्रसनी, तो ग्रसनी मुख गुहा का आगे का भाग जो है वो ग्रसनी, यहाँ से भोजन और श्वास दोनों ही गुजरते हैं। और फिर यहाँ पे एक वाल होता है, और फिर जो है वाल का काम क्या होता है, इसे गाठी डंकर भी कहते हैं। ये भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। इसी तरह से फिर ये भोजन नली, तो इस ग्रसनी की लंबाई तो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और भोजन नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। यहाँ पाचन संबंधी किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, न तो कोई पाचक एंजाइम पाया जाता है और नहीं कोई पाचन संबंधी क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है केवल भोजन को आमाशय में भेजना। बोलस क्या होता है, बोलस देखिएगा मुख गुहा में बनी जो भोजन की लुगदी होती है वो बोलस कहलाती है। अब भोजन आमाशय में आया, अब देखिएगा आमाशय में जो भोजन आया है, तो आमाशय में जब ये भोजन आता है तो उस स्थिति में आप देखिएगा 3 से 4 या 4 से 5 घंटे भोजन या आमाशय में रुकता है। 4 से 5 घंटे आमाशय में भोजन रुकेगा। इसके अलावा फिर आप देखिएगा यहाँ आमाशय के भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो भाग यहाँ से जुड़ा हुआ होता है इसे कार्डियक स्टमक या कार्डियक आमाशय कहते हैं, बीच का भाग है इसे फंडिक आमाशय कहते हैं, और अंतिम भाग जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है इसे पाइलोरिक आमाशय कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है एक तो जीवाणु को नष्ट करना, यानी डेस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरियाज। और इसी तरह से फिर देखिएगा यहाँ पर एक काम होता है इसका जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे पैप्सिनोजन को पैप्सिन में और प्रो रेनिन को रेनिन में करना। और इसी तरह से फिर आप देखिएगा ये जो एक और काम होता है मेंटेन द पीएच ऑफ स्टमक, आमाशय का पीएच मेंटेन करना। और आमाशय का जो पीएच होता है वो लगभग 1.5 के आसपास होता है, तो आमाशय का पीएच मेंटेन करने का काम भी इसी का ही होता है, HCl का। और जब हम चाय ज़्यादा पीते हैं या तली हुई चीज़ें फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो उस स्थिति में एसिडिटी हो जाती है, यानी अम्लीयता हो जाती है। जब अम्लीयता ज़्यादा है तो उदासीकरण की क्रिया करनी पड़ेगी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या देते हैं, बेस दिए जाएंगे, क्षारक दिए जाते हैं। इसलिए जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो पेट की अम्लता कम करता है। ये 2018 रीट साइंस लेवल सेकंड में पूछा गया था कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। क्योंकि अम्ल जब बढ़ेंगे तो अम्ल का प्रभाव कम करने के लिए क्षार दिए जाएंगे, तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं जिससे लवण बनते हैं, और इसी तरह से जो है लवण और जल बनता है उदासीनीकरण की क्रिया में। अब देखिएगा इसी तरह से यहाँ रेनिन, तो रेनिन जो है दूध को पचाने में सहायता करता है। इसी तरह से जो पैप्सिन होता है वो पैप्सिन जो है दोस्तों वो जो है हाँ बिल्कुल त्यागी जी, यहाँ पर ये जो बेकिंग सोडा होता है वो भी काम में लिया जाता है, वो भी एंटासिड, जो एसिडिटी को कम करने के लिए जो दवाइयाँ काम में ली जाती है उन्हें एंटासिड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। जैसे आप देखते हो डाइजिन आता है, तो डाइजिन टैबलेट फॉर्म में भी आता है और उसका लिक्विड भी आता है, और वो आप देखिएगा जैसे लिक्विड होता है, डॉक्टर कहते हैं पानी में मिला के इसको पी लीजिएगा, तो वो अम्लता यानी एसिडिटी कम करता है, जैसे खट्टी डकार आना, गले में जलन होना, इसके लिए वो दिए जाते हैं। तो ये बेकिंग सोडा भी दिया जाता है, मीठा सोडा भी काम में लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी। अब देखिएगा ये जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी दिया जाता है, लेकिन हमारी माध्यमिक शिक्षा किताबों में सिर्फ एक शब्द लिखा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वही पूछा गया था। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए हम टू द पॉइंट पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बजाय अगर मान लीजिए हम सेलेक्टेड पढ़ते हैं वही एग्जाम में आए तो हमें एग्जाम में जो है ज़्यादा समस्या नहीं आते हैं। बिल्कुल प्रमोद जी सही कह रहे हैं, बच्चों में ये बनता है, दूध के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा अब देखिएगा यहाँ से भोजन 4-5 घंटे रुकेगा, अब भोजन जाएगा छोटी आंत में। देखिएगा अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, कल यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, इसके बाद में और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। भोजन आएगा यहाँ पर छोटी आंत में, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। यानी यहाँ पर एक तो जो है होता है ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर। IS प्री का जो पेपर था उसमें पूछा गया था, उसमें IS प्री में छोटी आंत के विभिन्न भागों को लंबाई के अनुसार पूछा गया था, क्वेश्चन था। तो सबसे छोटा भाग होता है जो आगे वाला भाग होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं। अब जैसे ही भोजन यहाँ जाएगा और ग्रहणी छोटी आंत का सबसे आगे का भाग होता है और इनके मध्य पाइलोरिक वाल पाया जाता है, जो आमाशय से भोजन जाता है तो वो यहाँ से जो है जाने से कंट्रोल करता है। देखिएगा गले में जलन क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से जलन होने लगती है, क्योंकि अम्ल होते हैं इसलिए जलन होती है। अम्ल ज़्यादा होंगे तो जलन होगी, जैसे आपने देखा होगा कि जब कीट काटते हैं या लाल जो चिमटी काटती है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, तो वहाँ पे स्किन रेड हो जाएगी और जलन होती है, तो अम्ल के कारण जलन होती है, एसिडिटी होती है। अब भोजन यहाँ आएगा छोटी आंत, ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम। इसका आकार इंग्लिश का सी की तरह होता है, ये देखिएगा सी होता है इस तरह से, जबकि जो आमाशय होता है, आमाशय का आकार इस तरह से, इंग्लिश का जो जे अल्फाबेट होता है जे की तरह होता है। ये हमारी माध्यमिक शिक्षा की किताबों में इस तरह से दिया, तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आमाशय का आकार होता है। हालांकि कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन देखिएगा हमारे आरपीएससी में जो सवाल पूछने चाहिए अच्छे सवाल वो कम पूछे जाते हैं और इस तरह के फैक्चुअल बातें पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आकार जे के समान होता है, इंग्लिश का जो जे अल्फाबेट होता है आमाशय का, और जो छोटी आंत का अग्र भाग होता है ये सी के आकार का होता है। अब जैसे भोजन यहाँ पर आएगा तो देखिएगा आमाशय में पित्त रस बनता है, बाइल जूस, तो बाइल जूस भी यहाँ इसमें आके मिलेगा। और बाइल जूस का काम क्या होता है कि यहाँ तो प्रबल अम्लीय माध्यम था, एसिडिक मीडियम था, हमने देखा कि 1.5 या 2 के आसपास पीएच था। अब यहाँ से भोजन जैसे जाएगा तो ये जो पित्त रस होता है जिसको इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं, तो बाइल जूस क्या करेगा, ये उसको सारी माध्यम उपलब्ध करवाता है, तो आंतों में भोजन आसानी से पचे, इसलिए सारी माध्यम। तो एक तो पित्त रस का काम, और ऐसे के पुराने पेपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। अब यहाँ से एक तो पित्त रस मिला, तो पित्त रस का काम क्या हुआ, भोजन का माध्यम बदलना, क्षारीय माध्यम करना, पीएच 7 से ज्यादा कर देना। दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी वसा का पायसीकरण, ये भी ऐसा ही आया हुआ है, और ऐसे जो सीजीएल्स के पेपर है उनमें बहुत बार रिपीट होता है कि वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है, बाइल जूस पित्त रस। वसा का पायसीकरण क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जटिल वसा को सरल वसा में तोड़ना ताकि उसका आसानी से पाचन हो सके, तो ये काम होता है। तो 2 काम हो गए, एक तो भोजन का माध्यम क्षारीय बनाना, दूसरा वसा का पाचीकरण करना, ये काम पित्त रस का होता है। और देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन बाइल जूस, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, उसमें बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल साल्ट्स होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो सवाल कई बार पूछा जाता है पित्त रस के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, तो पित्त रस एक चीज ध्यान रखिएगा, बनता तो लीवर में है, यकृत में बनता है, लेकिन उसका स्टोर कहाँ पर होता है, जो गोल ब्लैडर होता है वहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है पित्ताशय में। तो जैसे मैं आपको कहूँ
पितरस के बारे में कौन सा कथन गलत होगा? जैसे पहला कथन को पितरस का निर्माण लीवर में होता है, बिल्कुल सही है। इसका स्टोरेज पित्ताशय में, बिल्कुल सही है। पितरस भोजन के पाचन में प्रत्यक्ष योगदान देता है, कथन गलत है। पितरस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, कथन गलत है। इसका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं होते, इसमें केवल बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये केवल क्या करेगा? भोजन का माध्यम बदलेगा, अर्थात अप्रत्यक्ष योगदान होता है इसका। दूसरा, ये वसा को सरल वसा में तोड़ता है ताकि उसका पाचन हो। फिर देखिएगा अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, ये भी होता है और इसका आकार देखिएगा इंग्लिश का जो यू अल्फाबेट होता है, यू की तरह है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इसका वजन लगभग 60 से 90 मिलीग्राम के आसपास जो है इसका वजन हो जाएगा, ग्राम के आसपास होता है, 60 से 90। इस स्थिति में आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, जैसे अंकित जी पूछे सर किसी का गोल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? गोल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो कई बार होते हैं उस स्थिति में, जैसे हम कहते हैं पित्त की थैली निकाल दी है तो वो वास्तव में पित्ताशय गोल ब्लैडर होता है। उस स्थिति में फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? आपको ज़्यादा चिकने घी वगैरह नहीं खाना है। अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो फिर जो पितरस नहीं होगा तो वसा का पाचीकरण नहीं। अगर आप ज़्यादा वसा खाएंगे तो फिर दस्तने लगना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये वसा का पाचन प्रभावित हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फैट। और अग्नाशय जो है एक मिक्स ग्लैंड है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। एक जो है मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित का मतलब क्या हुआ? एंडो एंड एक्सोबॉथ होती है, यानी ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी ग्रंथि होती है। हम इसको अंतःस्रावी में जब ग्रंथियां पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, अभी हम इसका बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं। और ये जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी आफ्टर लीवर, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है यकृत। देखिएगा यहाँ 2-3 फैक्ट मैं बता रहा हूँ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका वजन होता है 1.5 से 2 किलो के आसपास। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, थायराइड ग्रंथि यहाँ गले में होती है, वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एंड लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी जो है आंतरिक अंग माना गया है। देखिएगा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग तो स्किन होती है, त्वचा, जो कि बाहर होती है। तो शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। क्लियर? इसके बाद में फिर आप देखिए अग्नाशय या पैनक्रियाज यू आकार का होता है और इसका जो है लगभग 98% पार्ट जो है वो तो होता है बहिस्रावी और 2% भाग होता है अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन क्या होता है? डक्टलेस पार्ट होता है, नलिकाविहीन। तो अधिकांश भाग बहिस्रावी होता है और इससे एक रस बनता है जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं, जिसे पैनक्रेटिक जूस कहते हैं। और पैनक्रेटिक जूस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है पूर्ण पाचक रस किससे बनता है? अग्नाशय से। किस रस को कहते हैं? अग्नाशयी रस को। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पर अग्नाशय रस किससे बनता है, तो पूरा नाम है जो है अग्नाशय से अग्नाशयी रस बनता है। लेकिन ये पूछा जा सकता है पैनक्रेटिक जूस को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है दोस्तों कहा जाएगा इसे पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 एंजाइम होते हैं। एक इसमें होता है ट्रिप्सिन, यहाँ से जो रस बनता है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। दूसरा यहाँ पर बनता है एमाइलेज। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और तीसरा होता है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम एक ही रस में होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब ये पूर्ण पाचक रस भी मिल जाएगा, तो तीनों को पचाने वाला रस भी यहाँ पे मिलता है, ये मिलता है। इस कारण से हम कहते हैं छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। लेकिन दोस्तों छोटी आंत के भी किस भाग में? अग्रभाग में, यानी ड्यूडेनम में, ग्रैनी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। क्लियर हो गया? क्यों होता है? क्योंकि एक तो पित्त रस मिलता है, दूसरा इसमें अग्नाशयी रस मिलता है। पित्त रस तो जो है इसका माध्यम चेंज कर देता है और दूसरा ये अग्नाशयी रस जो है तीनों को पचाने वाला। बिल्कुल विवेक जी, जो पैनक्रेटिक जूस होता है इसका पीएच 7.8 से लेकर 8.4 होता है। 7.8 से लेकर 8.4 तक इसका पीएच होता है, यानी ये जो है क्षारीय माध्यम होता है। इसका जो ये बनता है पैनक्रेटिक जूस, ये क्षारीय होता है। क्लियर है? अब भोजन आएगा छोटी आंत के यहाँ इस भाग में, तो यहाँ सबसे ज्यादा पाचन हुआ। तो सवाल ऐसा ही में बहुत बार पूछा गया है, शरीर में सबसे ज्यादा पाचन होता है छोटी आंत, लेकिन छोटी आंत का भी भाग दे दे तो हम क्या कहेंगे? ग्रहणी या ड्यूडेनम में होता है। क्यों होता है? तो क्लियर हो गया, पित्त रस भी मिलता है और अग्नाशय रस भी आके उसमें मिल जाता है। जो खनिज होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों, उनका एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन एक अपवाद है, जो लोहा होता है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि लोहे का अवशोषण किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के भी किस भाग में? ग्रहणी में, ड्यूडेनम में होता है। तो यहाँ लोहे का अवशोषण हो जाएगा और भोजन का अधिकतम मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस इन ड्यूडेनम, सबसे ज्यादा पाचन यहाँ पे हो जाएगा। फिर भोजन जाएगा इसके मध्य आंत्र में, मध्य यानी जेजुनम, बीच का भाग होता है। ये जो भाग होता है सबसे आगे का होता है, सबसे छोटा होता है जो ग्रैनी होता है ड्यूडेनम, 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। जबकि इसका जो मध्य भाग होता है जेजुनम, ये लगभग जो है हम कह सकते हैं 2 से 2.5 मीटर के आसपास लंबा भाग होता है। और यहाँ जो भोजन पचा है इसका मध्य भाग में पाचन, जो पचित भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण प्रारंभ होता है, लेकिन सर्वाधिक नहीं होता है। इसके बाद में विवेक जी सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत के लास्ट भाग में, दैट इज कॉल्ड इलियम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इलियम विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उस स्थिति में आप देखिएगा छोटी आंत का जो सबसे लंबा भाग होता है, सबसे अंतिम भाग होता है, वो होता है इलियम। क्योंकि जब लंबा भाग होगा तो भोजन ज्यादा समय तक वहां रुकेगा, तो जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, एक तो जो है पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है, तो छोटी आंत। सबसे ज्यादा अवशोषण तो भी छोटी आंत। पाचन और अवशोषण दोनों ही छोटी आंत में होते हैं। क्लियर है? लेकिन छोटी आंत के भी इस भाग में तो सबसे ज्यादा पाचन होता है और अंतिम भाग जिसको हम कहते हैं इलियम, वहां सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। अब देखिएगा जो भी भोजन पचा वो अवशोषित भी हो गया, यानी उपयोगी पदार्थ अब उसको उत्तक में ले जाएंगे, वो स्वागीकरण कहलाता है। स्वागीकरण यानी एसिमिलेशन कहलाता है। आंतों में भी देखिएगा इस तरह से रोमनुमा संरचनाएं होती है, बाल जैसी संरचनाएं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। सूक्ष्मांकुर ऐसा ही में आया हुआ है कि आंतों में जो जैसे ब्रश के रोए होते हैं इस तरह की संरचनाएं होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सूक्ष्मांकुर, या इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोविलाई। और सवाल ऐसा भी पूछा हुआ है कि माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? इंक्रीज द इंटरनल एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आंतों का आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए ये आंतें हैं और आंतों की दीवारें हैं, अगर मान लीजिए खाली हुई तो चिपक सकती है, तो ये रोएं जैसी ऐसी संरचनाएं होती है और ये क्या करती है? इनको चिपकने से रोकती है और फुलाई रखती है, अर्थात इंटरनल एरिया इंक्रीज करती है, आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ाने में ये सहायक होती है। और इसमें जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भोजन धीरे धीरे आगे जाएगा और ज़्यादा समय तक रुकेगा तो सही तरीके से पाचन और अवशोषण हो जाए।
इसी तरह से यहाँ पर और जो है यहाँ पर एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे देखिएगा एक होता है सुक्रेज, जो सुक्रोज को पचाने में सहायक होता है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। माल्टेज होता है जो माल्टोज को पचाता है, जो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज के दो भागों से मिलकर। तो ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दोस्तों छोटी आंत को, एक क्वेश्चन आपका आया था कि छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, जबकि बड़ी आंत से तो लंबी होती है। देखिएगा छोटी आंत की लंबाई तो 5 से 6 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई तो 1 से 1.5 मीटर होती है, फिर भी इसको बड़ी कहते हैं, इसको छोटी। तो ये अन्याय नहीं किया गया है, इसलिए कहा जाता है छोटी आंत जो होती है। देखिएगा जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत जो है दोस्तों वो जो है इसका व्यास कम होता है, बहुत पतली होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर ही इसकी मोटाई जो होती है, इसका जो है इंटरनल एरिया होता है वो कम होता है, पतली होती है, इसलिए इसको छोटी आंत। जबकि जो बड़ी आंत होती है इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होती है, तो इससे हम कह सकते हैं लगभग 3-4 गुना ज़्यादा जो है मोटी होती है, इस कारण से इसे बड़ी आंत कहा जाता है। क्लियर है ये? अब भोजन आएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के भी वापस 3 भाग होते हैं। दे आर 3 पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट इज सिकम, सेकंड इज कोलन एंड लास्ट एंड थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड रेक्टम। 3 भाग होते हैं। अब इसमें पहला भाग होता है शिकम। शिकम छोटी आंत के जो है अंतिम भाग होता है, उससे जुड़ा होता है, और वो कौन सा भाग होता है, इलियम। इलियम से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे जो है बचा हुआ भाग आया, तो बड़ी आंत का काम क्या होगा कि उसमें जो भी पानी है उसका अवशोषण करना, अगर ज़्यादा पानी है तो वो भी अवशोषण कर लेना, और दूसरा खनिज जो होते हैं मिनरल्स उनका भी अवशोषण कर लेना, एंटीबायोटिक या दवाई हम ले रहे हैं उन सब का अवशोषण कर लेना, ये बड़ी आंत का काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। और बड़ी आंत की लंबाई हम कह रहे हैं 1 से 1.5 मीटर होती है, लेकिन बड़ी आंत का भी सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, कोलोन। कोलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और कोलोन की लंबाई होती है 1.3 मीटर, लगभग 1.3 मीटर के आसपास होती है कोलोन की लंबाई। और ये जो भाग होता है बड़ी आंत का सबसे पहला भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, इसे सिक्कम कहते हैं, और हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं अंधनाल। इसे अंधनाल भी कहते हैं सिक्कम को। देखिएगा अंध बिंदु तो आंख में होता है, जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को तोड़ते हुए प्रवेश करती है, वहाँ स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं, और सिक्कम को अंधनाल कहा जाता है। और इसी से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ये आई स्प्रिंग आया था 2007 या 2009 का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि अपेंडिक्स किस अंग से जुड़ा होता है, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के भी किस अंग से, सिक्कम से जुड़ा होता है। सिक्कम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पहला भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, यही अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है वो एक अवशेषी अंग होता है, और इसकी लंबाई लगभग 7 से 9 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी 5-7 या 9 सेंटीमीटर तक एक लंबा भाग होता है। अवशेष वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है, एक अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब कि वह अंग जो पहले कभी उपयोगी थे और काम में नहीं लेने से धीरे धीरे वो अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। इस स्थिति में जानवरों में, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उन लोगों का मुख्य भोजन घास फूस पत्तियां आदि था, और पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित होता है। ओके, हाँ बिल्कुल विवेक जी, जो पीत बिंदु होता है आंखों में, वहाँ एकदम क्लियर जो है इमेज या प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स अगर शरीर में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाचन तंत्र पे, अगर इसको निकाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉरेन में तो ज़्यादातर देशों में सिस्टम यही होता है, जैसे बच्चा हॉस्पिटल में डिलीवरी जैसी होती है तो उसका अपेंडिक्स वहीं पे निकाल लिया जाता है, ताकि बाद में जिंदगी में कम से कम ये समस्या तो नहीं आए। लेकिन ये जो है अपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल को जन्म के समय छोड़िए, हम जब तक 5-7 बार किसी को परेशान नहीं करेंगे, घर वालों की पड़ोसियों की नींद खराब नहीं करेंगे, तब तक हम डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे। और फिर दिखाने भी जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, घर वाले जबरदस्ती जो है हॉस्पिटल ले जाएंगे। रोज का क्या नाटक है, एक बार पता तो करो अपेंडिक्स से तो निकलवा लें, ऐसा कोई जटिल ऑपरेशन तो है नहीं। और डॉक्टर के लिए छोटी सी सर्जरी होती है, कई बार डॉक्टर चाय पी रहा होता है, नर्सिंग वाले भी कर देते हैं ऑपरेशन, माइनर सर्जरी होती है। तो ये, और हम इसको बहुत सीरियस लेके बैठे हैं कि पता नहीं अपेंडिक्स निकलवा लिया तो क्या होगा। तो यहाँ पर अपेंडिक्स है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक अवशेषी अंग होता है। फिर देखिएगा बिल्कुल पलक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राइट में होता है। फिर अब आप देखिएगा यहाँ से भोजन फिर जाएगा कोलोन में, और कोलोन का आकार कैसा होता है, तो उल्टा यू होता है। देखिएगा इस तरह का लग रहा है, उल्टा यू इस तरह से है, तो उल्टे यू के समान इसका आकार होता है, और सबसे ज़्यादा अवशोषण भी इसी भाग में होगा। और देखिएगा एक विटामिन हम पढ़ते हैं, और हमने बहुत पढ़ा है विटामिन कौन सा है जिसका निर्माण आंतों में होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी साथी बताएंगे कमेंट करके कौन सा विटामिन हमारी आंतों में बनता है, बताइए कौन सा विटामिन हमारी आंतों में बनता है। जब हम विटामिन पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि विटामिन, वैसे 2 विटामिन होते हैं जिनको शरीर से बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक तो विटामिन होता है, पवन जी बता रहे विटामिन B12 है, बिनवा जी के बता रहे हैं विटामिन के, एक बार सभी साथी बता दीजिएगा। आशीष कुशवाहा जी बता रहे हैं B12 है, त्यागी जी बता रहे हैं विटामिन B, विवेक जी बता रहे हैं विटामिन के, A B। देखिएगा एक तो सिर्फ जो है 1-2 साथियों के सही है, विवेक जी का एक तो सही आया है। विटामिन के होता है नैप्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन, हालांकि वो गोभी टमाटर में भी भरपूर पाया जाता है, और वो वसा में घुलनशील विटामिन हम पढ़ते हैं तो आ जाता है, और उसको कहते हैं रक्त स्रावरोधी, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, एंटी हेमरेजिक विटामिन जो है कहलाता है, उसका सिंथेसिस या संश्लेषण आंतों में होता है, ये हम पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए पूनम जी B12 नहीं होगा। अब मुझे 2 विटामिन होते हैं जो बाहर से नहीं ले तो भी कभी कम नहीं होते हैं, एक तो आंतों में बन जाता है विटामिन के, और एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, दैट इज विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल होता है, बिल्कुल विटामिन के होता है। अब दोस्तों अब मैं सवाल अगला वापस उसी से पूछ रहा हूँ, चलो मान लिया सबका आंसर आ रहा है कि विटामिन के होता है, रमा जी बिल्कुल सही है, श्याम जी आपका भी सही है। अब मुझे बताइए विटामिन के का निर्माण कौन सी आंत में होता है, छोटी में या बड़ी में, बता दीजिए। विटामिन के का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ विटामिन के कहाँ पर होता है संश्लेषण, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, बताइए।
बिल्कुल भैया कि बच्चों में ये संश्लेषित नहीं होता विटामिन के। इफ याद है तो छोटे बच्चे रहते खाने लग जाते हैं, उनको बाहर से लेना पड़ता है। छोटे बच्चों में इसका संश्लेषण नहीं होता है। बताइए जल्दी से। अभिनव जी कह रहे हैं लार्ज में, त्यागी जी भी बता रहे हैं लार्ज में, श्याम सुंदर जी छोटी में, दुर्गा प्रसाद जी कह रहे हैं बड़ी बड़ी आंत में होता है, छोटी में नहीं होता है। रामानंद जी भी बता रहे हैं बड़ी आंत में, संजू जी भी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बताइए बड़ी आंत के भी किस भाग में होता है, ध्यान रखना कोलोन में होता है। सवाल अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको लगेगा पता नहीं, हमने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ आंतों में पढ़ा। तो बड़ी आंत का भी कौन सा भाग, कोलोन में होता है, ये ध्यान रखना। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत बिल्कुल सही है, सभी साथी सही बता रहे हैं बड़ी, और बड़ी आंत के भी किस भाग में होता है, कोलोन में। ओके, अब देखिएगा फिर यहाँ पे जो कोलोन से जो भी अपशिष्ट पदार्थ में ज़्यादा पानी था वो बिल्कुल हाँ जो इकोली नाम की जो है अमीनो कोली बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जीवाणु के द्वारा संश्लेषण किया जाता है बड़ी आंत में, कोलोन में। अब जो भी भोजन में पानी ज़्यादा था, अपशिष्ट जो पदार्थ है, क्योंकि छोटी आंत में तो पोषक पदार्थों का पाचन अवशोषण हो गया। अब अगर अपशिष्ट पदार्थ में ज़्यादा पानी है, खनिज है, या फिर जो है उसमें भी मान लीजिए ज़्यादा विटामिन या फिर दवाइयाँ हैं, इन सब का अवशोषण यहाँ हो जाएगा बड़ी आंत में। अब जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो किस में आएगा, मलाशय में। मलाशय एक थैलेनुमा संरचना होती है और मलाशय की लंबाई होती है दोस्तों लगभग 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। और यहाँ पर देखिएगा 20 सेंटीमीटर लंबा जो भाग है ये थैले जैसा संरचना। अब जो अपशिष्ट पदार्थ आया है वहाँ स्टोर किया जाता है। और रेक्टम जो होता है वो बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज रेक्टम। ये रेक्टम और अपशिष्ट पदार्थों को स्टोर करते हैं। और रेक्टम का भी अंतिम 3 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, वो मल द्वार होता है, जिसको गुद्दा द्वार कहते हैं, जिसको एनस कहते हैं। तो उस स्थिति में देखिएगा ये जो है यहाँ अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हैं तो उनको मल द्वार के द्वारा शरीर से मल के रूप में त्याग दिया जाता है, जो प्रक्रिया मलोत्सर्जन कहलाती है। हमने चरण लिखा था तो लास्ट ये चरण लिखा था मलोत्सर्जन, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। फिर हम लीवर के बारे में थोड़ा लिखेंगे, दांतों के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें लिखेंगे, जैसे ऐसे ही में पूछा गया था कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो क्लियर है, अब आप लिखना शुरू कीजिएगा। देखिएगा हमने लिख लिया था, क्योंकि बीच में कमेंट आ रहे थे सर लिखवाइए। देखिएगा लिखी हुई चीज़ें बहुत जो मिल जाएगी, एक बार हम पूरा इसको सिस्टमेटिक समझ लेते हैं। अब अगर आपने सही समझ लिया तो वो कहानी लिखनी होती है, आप आराम से लिख सकते हैं उसको। तो आहार नाल की लंबाई हमने लिख ली थी, कितनी होती है 8 से 10 मिनट, जो 8 से 10 मीटर होती है या 30 से 33 फुट होती है। क्लियर है। आहार नाल भाग कौन सा होता है, मुख गुहा से लेके और एनस तक का यानी गुद्दा द्वार तक का, मल द्वार तक का भाग होता है, वो आ जाता है यहाँ पर अपने पूरा आहार नाल का भाग। ओके हाँ बिल्कुल इनेमल होता है, एनिमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों पर आवरण के रूप में होता है। देखिएगा यहाँ तक लिखा था हमने आहार नाल। अब फिर हमने पाचन की परिभाषा लिखी थी, तो लिखिएगा आगे कंटिन्यू। मुख गुहा में यानी बक्कल कैविटी, मुख गुहा में स्थित दांत, देखिएगा दांतों के प्रकार वगैरह हम लिखेंगे आगे। मुख गुहा में स्थित दांत भोजन को काटने, चीरने एवं चबाने में सहायक होते हैं। काटने, चीरने एवं चबाने में सहायक होते हैं। भोजन को काटने, चीरने और चबाने में सहायक होते हैं। तो ये जो है कौशल्या जी कह रहे हैं सर बच्चा दूध खाता है तो क्या करना चाहिए। देखिए उसको डॉक्टर को दिखाएगा, वो विटामिन के की दवाइयाँ लिखेगा। तो देखिए मुख गुहा में स्थित दांत भोजन को काटने, चीरने एवं चबाने में सहायक होते हैं, दांतों का कार्य आ गया। अब इसमें भी कौन से दांतों का कार्य, तो हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में हम वो लिखेंगे। तो आगे वाले जो दांत होते हैं कर्तनक और रदनक, ये भोजन को काटते और चीरते हैं। बाकी पीछे वाले अग्रचूर्णक और चूर्णक, प्रीमोलर और मोलर, वो भोजन को चबाने में सहायक है। लिख लिया। फिर आप देखिएगा यहाँ से जीभ में जो है यहाँ पे एक तो जीभ भी होगी और लार ग्रंथियां भी होती है। तो अगला लिखिएगा लार ग्रंथियों यानी फ्लेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों या लार ग्रंथियों द्वारा बनाया गया टाइलिन एंजाइम। देखिएगा एक दो बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था, टाइलिन एंजाइम कहाँ बनता है, तो लार ग्रंथियां मुख गुहा में, तो मुख गुहा में मुख्य रूप से बनता है टाइलिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। लार ग्रंथियों द्वारा बनाया गया टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। तो देखिएगा ये जो है टाइलिन एंजाइम का कार्य भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और किसके द्वारा बनता है, लार ग्रंथियों से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी अगर आप आपसे ये पूछे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से, जबकि सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। तो लिख लिया होगा आपने टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अर्थात हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा से यानी बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। बक्कल कैविटी या मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। फिर आप लिखिएगा सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में पाचन प्रारंभ होता है। इसीलिए खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। विष्णु जी कह रहे हैं सर मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने 10
10वीं कक्षा के विज्ञान के नोट्स ऐसे ही घुमा दिए। बिल्कुल देखिएगा, आप जैसे बहुत से लोगों ने फेंक दिए थे कि कसम भी खाई होगी कि ज़िंदगी में अब कभी विज्ञान की किताब को हाथ ही नहीं लगूंगा क्योंकि मैंने आर्ट्स ले लिया। लेकिन जो हम कंपटीशन में आते हैं तो हमें लगता है कि जो कसमें खाई थी वो सब तोड़नी पड़ेगी। इतिहास नहीं पढ़ने की साइंस वालों ने कसमें खाई थी, और आर्ट्स वालों ने साइंस को हाथ या देखने की जो है नाम नहीं लेने की जो कसमें खाई थी, वो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना होता है तो वो कसमें सब तोड़नी पड़ती है। लिख दिया अपने। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है हमारे शरीर में, सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब देखिएगा इसी तरह से यहाँ पर एक लाइसोजाइम भी होता है, तो लिखिएगा आप, ये भी एंजाइम है लाइसोजाइम। भोजन के साथ आए, भोजन के साथ आए, भोजन के साथ आए हार्मफुल यानी हानिकारक, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, नष्ट करता है। और एसआई के पुराने पेपर आप देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये आंसुओं में भी यही होता है, तो एक नोट लगा के आप लिख लीजिएगा, आंसुओं में भी, आंसुओं में भी लाइसोजाइम, आंसुओं में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, आंसुओं में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। लिख लिया होगा आपने। लाइसोजाइम का काम क्या होगा? भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, डेस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया। और आंसुओं में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर भोजन काटे जाएंगे, जो है भोजन को काटा गया, चीरा गया और चबाया गया, और यहाँ पे जो लसलसा पदार्थ बना लुगदी, उसको बोलस कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, मुख गुहा में यानी बक्कल कैविटी, मुख गुहा में बनी भोजन की लुगदी यानी लसलसा जो पदार्थ है, भोजन की लुगदी या इसको पल्प कह सकते हैं, लुगदी बोलस कहलाती है, बोलस कहलाती है। मुख गुहा में बनी भोजन की लुगदी बोलस के नाम से जानी जाती है। देखिएगा रामानंद जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लार का पीएच, तो देखिएगा लार का हमारा जो पूरा मुंह होता है, इस मुंह का पीएच जो है नॉर्मली हम कहेंगे कि 6.5 के आसपास होता है, 6.5 के आसपास होता है। तो लार का भी यही होगा। अगर इससे कम रहने लगता है, जैसे मुंह का पीएच अगर कम रहने लग जाता है, तो इससे जो है ये हमारे दांतों का क्षरण होने लगता है, दांत खराब होने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के या तो मुंह से स्मेल आएगी जब हम सही तरीके से जो है दांत या मुंह साफ नहीं करते हैं, ब्रश सही तरीके से नहीं करते हैं। इसी तरह से एक कारण और भी है, जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्तियों को देखा होगा जन्मजात दांतों के बीच में गैप होता है थोड़ा, तो उसमें क्या होता है वहाँ पर उस स्थिति में भोजन के कण फंस के रह जाते हैं। और नॉर्मली जो है आजकल आप देख सकते हैं वेस्ट कल्चर जो है वो ज़्यादा ही हावी होता जा रहा है लोगों पे। आप बुजुर्गों को देखिए हमारे, वो खाना खाने के बाद में जो है पानी से दोनों तरफ जो है बार बार कुल्ले करते हैं, तो उनसे ये समस्या नहीं होती। आपने देखा होगा वो भले वो ब्रश नहीं करते थे लेकिन उनके दांत डैमेज नहीं होते थे। और आजकल क्या है, कई बार हाथ ही नहीं धोते खाना खाने के बाद में, तो उस स्थिति में फंसे हुए रह जाते हैं और इससे बैक्टीरिया पनपते हैं, पीएच बहुत कम हो जाता है। और भले हम कहते हैं दांतों पर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हो, इससे कैविटी होने लग जाती है, दांतों का क्षरण होने लग जाता है, दांत काले पड़ने लग जाते हैं और टूटने लग जाएंगे और इसमें लाने लग जाती है। तो वो 5 से 5.5 से पीएच कम होता है तो ये होने लगता है। बाकी नॉर्मली जो है 6.5 के आसपास पीएच का मान होता है। लिख लिया। देखिएगा लुगदी क्या होती है? लसलसा पदार्थ होता है। लुगदी क्या है? लसलसा पदार्थ होता है, या इसको पल्प हम कह सकते हैं। लसलसा पदार्थ या चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी भोजन गया उसमें लिक्विड मिलेंगे, काटा जाएगा तो लुगदी होती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जब अखबार मान लीजिए आप पानी में भिगो देंगे तो कैसा होगा? एकदम लसलसा जैसा बन जाएगा। तो इसी तरह का भोजन को जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा और फिर इसमें ये जो मिलेंगे इस प्रकार के एंजाइम्स, तो एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है, उससे बोलस कहते हैं। लिख लिया होगा। तो ये यहाँ पर आ गया बोलस। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जीभ, और जीभ मांसपेशियों की बनी एक संरचना होती है। और जीभ से जो है लार ग्रंथियाँ जो होती है, लार ग्रंथियाँ 24 घंटे में लगभग 1.5 से 2 लीटर लार का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एक नोट लगा के, लार ग्रंथियाँ 24 घंटों में लगभग 1.5 से 2 लीटर लार यानी स्लाइवा बनाती है, स्लाइवा बनाती है। और इसके अलावा अब देखिएगा यहाँ पर जीभ, तो जीभ मांसपेशियों की बनी संरचना होती है और फ्रेनुअल लिंगुअल जो एक संरचना होती है उससे वो आधार से जुड़ी हुई रहती है। लिख लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ से फिर भोजन, हमने यहाँ तक लिखा है कि यहाँ दांत, फिर लार मिली, लसलसा पदार्थ बना। अब जो है मुख गुहा जो है आगे जाके किसमें खुलती है? ग्रसनी में, यानी मुख गुहा का आगे का भाग ग्रसनी होता है, जिसे फेरिक्स हम कहते हैं। तो ग्रसनी की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो आप लिखिएगा, मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी एक साइड में तो ये मुंह हो गया मुख गुहा का, और आगे वाला भाग जो है वो किसमें जाके खुलता है? ग्रसनी में, यानी फेरिक्स में खुलती है। ग्रसनी की लंबाई, लेंथ ऑफ फेरिक्स की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये लंबाई वाले क्वेश्चन जो है
ये लंबाई की जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप नॉर्मली मत याद कीजिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप रीट की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और साइंस की लेवल सेकंड की, तो ये क्योंकि हमारी माध्यमिक शिक्षा किताबों में ये आंकड़े लिखे गए हैं और चूंकि पेपर भी वही करवाएंगे, किताबें भी उनकी है, तो वहाँ से सवाल पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उस स्थिति में आपको याद होना चाहिए। बाकी अगर इनकी लंबाई नहीं भी याद करते हैं तो बाकी जो है क्वेश्चन होते हैं साइंस के, उसमें देखिएगा आजकल जो भी क्वेश्चन आते हैं न तो ज़्यादा लंबाई से होंगे, आंकड़े फैक्ट बहुत कम पूछते हैं, न खोज किसने की, कब की, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रसनी की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी से श्वास एवं भोजन दोनों गुजरते हैं, दोनों ही गुजरते हैं। अब देखिएगा, एक आप में से एक क्वेश्चन आया था कि अभी तक जो हमने ये लिखा है इसमें 15 शब्द का आरएस प्री की, देखिएगा मेंस प्री के जो पेपर्स हैं जैसे एसआई के हो, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में तो एक एक सवाल से पूछा जा सकता है या इन लाइनों को मिला के एक पूछ लिया जाए कौन सा कथन सही है या गलत है। ओके, अगर मैं मेंस की बात करूँ तो देखिएगा एक सवाल आपसे जो है पूछा जा सकता है, यहाँ से देखिएगा एक क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाएगा, अगर है टाइलिन 15 शब्द में लिखिए, तो हम कह सकते हैं लाल ग्रंथियों से मुख गुहा में बनने वाला एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन 15 शब्द में, खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का सेवन करते हैं क्यों, तो हम लिखेंगे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और चूंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से होता है अर्थात सबसे पहले होता है, तो ऊर्जा भी पहले प्राप्त होती है। तो ये 15 शब्द में। अगला 15 शब्द में क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ आपको पूछा जाए, यहाँ लिख दे बोलस, तो हम कहेंगे कि मुख गुहा में बनी भोजन की लुगदी या लसलसा पदार्थ बोलस कहलाता है। तो 15 शब्द में ये लिखा जा सकता है। क्लियर है। या फिर ग्रसनी सिर्फ फेरिक्स और 15 शब्द में पूछे तो लिखा जा सकता है। 15 शब्द में लंबाई ये मुख गुहा के आगे वाला भाग और इसमें जो है दोनों ही भाग गुजरते हैं भोजन और ये दोनों भाग यहीं से गुजरते हैं श्वास। फिर आप लिखिएगा एपिग्लोटिस वाल का कार्य, ये भी एसआई में आया हुआ है। एपी, इसको इंग्लिश में भी एपिग्लोटिस कहते हैं, हिंदी में इसको गाटी ढक्कन भी कहते हैं। एपिग्लोटिस वाल यानी गाटी ढक्कन, ये ढक्कन जैसा होता है। एपिग्लोटिस वाल भोजन के कणों को श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ऐसा ही में जब क्वेश्चन आया था तो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन नली में भोजन के कणों को जाने से रोकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एपिग्लोटिस वाल। इसका भी 15 शब्द में पूछा जाए तो लिखा जा सकता है एपिग्लोटिस वाल। और जो मैंने पूरी अभी ये जो है कहानी सुनाई थी, ये आरएस मेंस में, क्योंकि पाचन तंत्र आरएस मेंस में भी है, रक्त वाला आरएस मेंस में है, तो हमने पूरा सिस्टमेटिक पढ़ लिया था। ये भी आरएस मेंस में है साथियों, और वहाँ पे सीधा पूछा जा सकता है मनुष्य में पाचन के विभिन्न चरणों को या मनुष्य में पाचन की कार्य प्रणाली या कार्य की समझिए 100 शब्दों में पूछी जा सकती है। तो जो मैंने शब्द बताए थे बोल के, वो 100 शब्द के आसपास होते हैं, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। हालांकि इसको 200-300 शब्दों में भी लिखा जा सकता है पाचन को, लेकिन वहाँ फिर आपको इंपॉर्टेंट जो बातें वही लिखनी होती है जब 100 में लिखना होता है। पाचन को 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, इसको 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। देखिएगा जो ये एपिग्लोटिस होता है, ये जो स्वर यंत्र होते हैं जिनको कंठ कहते हैं, उन जो है उनके अग्रभाग में, उनसे पहले ये जो है एपिग्लोटिस वाल होता है। क्या कीजिए, ये वहाँ पर जो है जिसको लैरिक्स कहते हैं वहाँ पाया जाता है, लैरिक्स पर पाया जाता है। एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, तो भोजन के कण जैसे श्वास नली में जाने लगते हैं बंद हो जाता है और केवल भोजन नली में ही जाने देता है। ये यहाँ पर आ जाएगा एपिग्लोटिस वाल। फिर यहाँ से भोजन जो है साथियों वो आता है भोजन नली में, जिसको फूड पाइप या इसोफेगस भी कहा जाता है। बिल्कुल देखिएगा दुर्गा प्रसाद जी, अगर 100 शब्दों में आता है तो आपको छोटा सा डायग्राम बनाना होगा, भले उसमें सब चीज़ें नहीं दिखे, लेकिन देखिएगा अगर 100 शब्दों में आए तो आप उसके साइड में कॉपी में जैसे वहाँ वाला है, तो देखिएगा जब भी इस तरह का पूछा जाए तो आपने यहाँ पे लिखा इस तरह से एक छोटा सा आपको इस तरह से बना देना होता है, ताकि उसके समझ में आ जाए ये क्या कहना चाहता है। इस तरह से भी बना दिया तो समझ आएगा कि आपने सही बनाया है। डायग्राम तो बनाने ही होते हैं ज्योग्राफी और साइंस में, आपको जहाँ कहीं भी लगे कि, और मैं तो कहूँ अगर आपको कोई जैसे आंत का सवाल पूछा है, बड़ी आंत 15 शब्द में, तो उसका भी डायग्राम बना दीजिएगा 15 शब्द में भी। तो कई बार होता है कि दो नंबर के जो सवाल होते हैं इसमें से पूरे गणित की तरह पूरे से पूरे सवाल आने के चांसेस होते हैं। इसलिए आरएस मेंस में अगर आप छोटे सवाल जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं मेंस क्लियर करने के, क्योंकि छोटे सवाल 2 के होते हैं, 2 में से 2 आ जाते हैं। बड़े सवाल 10 नंबर के होते हैं, आप टॉपर के भी देखेंगे लास्ट 6 नंबर देते हैं, या बहुत कम केस होते हैं 7 दे दी 10 में से। नॉर्मली एवरेज 3 4 2 3 4, और हमें लगता है हम तो पूरा करके आए, हम उसको 10 में से 10 मान लेते हैं, आते कितने 4। इसलिए आप देखो आरएस मेंस में 50% तक कट ऑफ नहीं रहती। 800 का पेपर होता है, 400 फाइनल में भी नहीं होता है। 300 पिछली बार 350 54 वाले मेंस क्लियर करे, तो 50 से भी कम थी। ओके, तो देखिएगा ये जो है आ जाएगा अपने इसोफेगस। और इसोफेगस जो है बिल्कुल विवेक जी, ये होता कहाँ पे, इसी भाग में तो होता है। हम जो फेरिक्स पढ़ते हैं तब वहाँ स्पष्ट लिखते हैं इसको, ये क्योंकि हम जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ और भी लिखते हैं, जो वॉइस बॉक्स लिखते हैं वहाँ पे भी। सर में बिल्कुल देखिएगा आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ईयर जो फर्स्ट लास्ट ईयर वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं आरएस का। तो आप लिखिएगा भोजन नली यानी इसोफेगस, भोजन नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। फिर आप लिखिएगा भोजन नली में कोई पाचक एंजाइम, देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन इसोफेगस, कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। अर्थात भोजन नली में यानी इसोफेगस में, भोजन नली में
पाचन संबंधी क्रियाएं या क्रिया नहीं होती है। कोई भी पाचन संबंधी क्रिया यहां पर संपन्न नहीं होती है। इसका नाम से पता चल रहा है कि ये जो है यहां पर ये जो फूड होता है, फूड पाइप है, भोजन नली यानी फूड पाइप की तरह काम करती है। देखिएगा अनिता जी, आरएस मेंस में गणित नहीं आती, मैथ्स नहीं आती है। मैथ्स रीजनिंग हटा दी है, ये 2016 तक थी, 18 में भी हटा दी है, अब केवल प्री में रहती है। मैथ्स और रीजनिंग प्री में है, मेंस में नहीं आती है। तो देखिए भोजन नली में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें पाचन संबंधी किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। तो यहां पर इसका काम जो है यह केवल जो है भोजन को आमाशय में ले जाता है। तो लिखिएगा आप भोजन नली बोलस को, यानी जो लसलसा पदार्थ है, बोलस को आमाशय में ले जाने का कार्य करती है। ले जाने का कार्य करती है। यहां पर ये जो है पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता है। लिख लिया होगा। श्याम सुंदर जी पूछ रहे हैं इंग्लिश कैसी आती है। देखिएगा इंग्लिश 10वीं स्तर की आती है और बहुत बेसिक आती है, इसलिए आपको मैंने पहले बताया था जो पास बुक है वो आप पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो देखिएगा हमने यहाँ तक लिखा है कि भोजन जो है यहाँ से आमाशय में आ गया और आमाशय में भोजन रुकता है 4 से 5 घंटे के बीच में आमाशय में भोजन रुकता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने लिखा है, आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखिएगा इसी तरह से आपका जो संडे को टेस्ट होगा तो वहाँ पर संडे का जो टेस्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन पाचन तंत्र के होंगे और रक्त जो हमने पढ़ा था उसके अलावा और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी रक्त वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। इस बार भी जो हमारा पेपर होगा उसमें ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित सवाल ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप जैसा देखिएगा आपको अच्छा लगे पढ़िएगा, लेकिन ये बिल्कुल देखिएगा जीभ कहाँ जुड़ती है, जो है लिंगुअल जो एक भाग होता है फ्रेनुल लिंगुअल उससे जुड़ी होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। दुर्गा प्रसाद जी की भविष्यवाणी है इस बार आरएस थोड़ा हार्ड होने वाला, 10% ही बुलाएंगे। देखिएगा ये पिछली बार भी हुआ था तो इस कारण से कुछ समस्या भी रही थी, डिले भी हुआ था वापस जो है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ से 76 के आसपास थी और उनकी चली गई थी ओबीसी वालों की 97 99 के आसपास चली गई थी। रीट के लिए भी बिल्कुल देखिएगा, रीट के भी है आपके पार्ट, तो रीट में भी उपयोगी है। तो दोस्तों बाकी का जो पार्ट है उसके लिए मिलेंगे जो कल एक और पार्ट के साथ, तो आगे वाला जो मैंने आज समझाया था वो आगे वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में संडे को आप टेस्ट दीजिएगा, मिलेंगे हम कल वापस ठीक इसी जो है 12:30 बजे। और जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बनती है। और देखिएगा जो लार है, लार में भी 99% के आसपास केवल और केवल क्या होता है, पानी होता है। बाकी जो है इसमें जैसे जो है एंजाइम और दूसरा यहाँ पर जो है लवण इनमें पाए जाते हैं। तो जो कल लिख रहे थे उसी में देखिएगा एक दो नोट लगा के आप लिख लीजिएगा। लार में सर्वाधिक मात्रा में, लार में सर्वाधिक मात्रा में जल, और लगभग आप लिख लेना लगभग 99% लार में सर्वाधिक मात्रा में जल होता है, जल होता है। अब देखिएगा हम जहाँ कहीं भी लिखेंगे, हमने खून में लिखा सबसे ज़्यादा पानी होता है, यहाँ पे भी हम लिख सके हैं जो है। फिर हमने एक ये भी लिखा था लार, और आगे जब हम लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र तो पैसा में भी हम लिखेंगे कि यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की होती है। तो देखिएगा हम कह सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रहता है पानी का हमारे शरीर में, और इसलिए कहते हैं कम से कम 5-7 लीटर तो पानी एक व्यक्ति को पीना ही चाहिए। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, सबसे कम हम ध्यान देते हैं पानी पे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ न तो इसकी कोई कीमत है और न ज़्यादा महंगा है, इसलिए पानी हम कह सकते हैं शरीर के लिए इन सब में जरूरी है। तो लार का भी मुख्य घटक है। इसी तरह से फिर देखिए नरेंद्र जी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे याद हो जाए। देखिएगा याद होने के तरीके होते हैं, एक तो आप ईमानदारी से पढ़ें, मीडिया सोशल मीडिया को साइड में रखें, बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, बार बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैंने एक बार पढ़ा और मुझे याद हो गया तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। हम लोगों का दिमाग एक जैसा ही होता है, हम जिस चीज़ को ज़्यादा याद करेंगे वो याद हो जाती है, और जिससे दूर भागते हैं वो ज़्यादा उतनी ही डराने लगती है। इसलिए अगर किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है तो उसका सामना करें, और नहीं तो फिर उसे हमेशा के लिए भाग जाए। इन्हें हमें लगता है कि ये पार्ट या हम तैयारी कर सकते हैं ईमानदारी से तो हमें करना चाहिए। हमें लगता है कि 2 सब्जेक्ट छोड़ के हमेशा कर देंगे, फिर हम टाइम खराब कर रहे होते हैं। इसलिए लिख लिख के याद करें, याद हो जाएगा। लार में सबसे ज़्यादा पानी होता है। और इसी तरह से देखिएगा लार का जो है, अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो लार है,
लार का कार्य क्या होगा तो देखिएगा, एक तो ये जो है मुख गुहा को चिकना बनाए रखने में भी सहायक है, और मुख की जो स्वच्छता बनाए रखने में भी ये सहायक होता है, और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। आप लिख लें, लार दांतों की सुरक्षा, ये नमी बनाए रखता है, एक तो सुरक्षा करने में, दांतों की सुरक्षा करने में, जो मौखिक स्वच्छता होती है मुंह की जो साफ सफाई, मौखिक स्वच्छता बनाए रखने, और मुख गुहा में ये जो है चिकनाहट प्रदान करती है भोजन को, ये जो है चिकनाहट प्रदान करती है ताकि मोलस के रूप में आगे भी वो वापस चला जाए। भोजन को चिकना बनाने आदि में सहायक होती है, सहायक होती है। भोजन को चिकना बनाने में, भोजन को पचाने में, इन सब में इसका योगदान होता है। देखिएगा यहाँ पे नेहा जी कह रहे हैं सर एसआई के एग्जाम से पहले कोर्स हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। देखिएगा अभी तक तो आपकी डेट ही नहीं आई है, लेकिन फिर भी इससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया होगा आपने। फिर आप देखिएगा लार का पीएच कितना होता है, तो लगभग 6.5 के आसपास यहाँ लार का पीएच होता है, और मुंह का पीएच अगर देखिएगा 5.5 या इससे कम रहने लगता है तो इसे दांतों का क्षरण होने लग जाता है, यानी जो है इसमें डेंटल कैविटी हो सकती है, दांत प्रभावित हो सकते हैं, खराब होने लग जाते हैं। जैसे अम्लीय वर्षा का भी पीएच कब होता है, 5.5 से कम होता है तो प्रबल अम्लीय रहने लग जाता है, तो इससे पत्थर चूना पत्थर वो भी प्रभावित होते हैं, इसलिए अम्लीय वर्षा को पत्थरों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो एक और नोट लगा के लीजिएगा, मुंह का सामान्य यानी स्वस्थ व्यक्ति के मुंह का सामान्य पीएच लगभग 6.4 6.5 6.5 के आसपास होता है, 6.5 होता है। लेकिन जब मुंह का पीएच पीएच 5.5 या इससे कम रहने लगता है, तो इससे मुंह से स्मेल यानी दुर्गंध आने लगती है, तथा दांतों का क्षरण होने लगता है, यानी दांत डैमेज होने लग जाते हैं, दांतों का क्षरण यानी डैमेज हो जाते हैं। देखिएगा हाँ, टेस्ट की जो पूछ रहे हैं, जैसे निर्मल जी पूछ रहे हैं, देखिएगा कल टेस्ट जो है, सबसे पहली बात तो ये कि आप सबको टेस्ट देना है, और उसमें रक्त के हैं 25 सवाल हैं, उनमें से देखिएगा अधिकांश ब्लड के हैं, और 6-7 क्वेश्चन यहाँ पाचन तंत्र के भी आपको मिलेंगे, और रक्त में भी जो हमने 2 मॉड्यूल पेपर दिए थे उनके अलावा क्वेश्चन है। कल वाला मॉड्यूल पेपर देखिएगा, इससे पहले वाले जो थे आपने लगा था कि हाँ उसमें और ज़्यादा मजा आया था, तो कल जो टेस्ट होगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ बहुत सारी आपको फुल टॉस गेंदें डाली गई है बोल्ड करने के लिए, तो अपने आपको सैप बचाते हुए वहाँ लास्ट तक यानी 25वें% तक आपको बैटिंग करनी होगी। लिख लिया आपने। और दूसरा देखिएगा, जैसे पढ़ने का आप लिख के पढ़िएगा, याद हो जाएगा। दूसरा ये होता है सेलेक्ट पढ़ना होता है, आप जो है सेलेक्ट पढ़िएगा, वो ज़्यादा समस्या नहीं आती है। वंशिका जी कह रहे हैं सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है, आप बता दीजिएगा अभी तक कितनी क्लासेज लग चुकी है। देखिएगा हमने ब्लड पढ़ लिया है, रक्त हम पढ़ चुके हैं, और पाचन तंत्र यानी दूसरा जो चैप्टर वो हम पढ़ रहे हैं। लिख लिया होगा आपने कि मुंह का सामान्य पीएच 6.5 होता है, और इसका जब 5.5 से कम रहने लग जाता है तो प्रबल अम्लीयता की ओर चला जाएगा, और इससे धीरे धीरे क्या होगा, मुंह में एक तो स्मेल या दुर्गंध आने लगती है, और दांत डैमेज होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये बोलते हैं कि जो अगर इस तरह की समस्या है तो खाना खाने के बाद में दांतों को सही तरीके से साफ किया जाना चाहिए, या माउथ वॉश भी देते हैं जिससे स्मेल नहीं आएगी। अनिता जी मैंने वैक्सीन लगी 3 दिन से बुखार आ रहा है, इसका क्या कारण? देखिएगा एंटीबॉडीज के कारण है, आप पैरासीटामोल ले लीजिएगा, नहीं समस्या रहेगी। लिख लिया होगा। अब देखिएगा हमने लिखा था कि भोजन नली हमने लिखा था कि 25 जो है सेंटीमीटर लंबी होती है, और अब आता है भोजन आमाशय में, तो आमाशय से आगे लिखना था। देखिएगा एक बार से वापस मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ तक हमने लिख लिया था, अगर बता दीजिए हाँ तो उससे आगे लिखे। एक बार में जो है इसको 1 मिनट में पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने भोजन नली लिखा था कि मुख गुहा में लार ग्रंथियों में टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करता है, और बनी हुई लुगदी मुख गुहा में बोलस कहलाती है, और यहाँ से फिर ग्रसनी और फिर एपिग्लोटिस वाल्व भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है, और फिर वहाँ से भोजन जो है भोजन नली से गुजरता है, वहाँ पाचन संबंधी कोई क्रिया नहीं होती है, और वहाँ उसकी लंबाई हमने 25 सेंटीमीटर लिखी थी। अब भोजन पहुँच जाता है कहाँ पर, आमाशय में। यहाँ पर लिखा था हमने। बिल्कुल देखिएगा पूजा जी पटवारी के भी ओपन होंगे, जिनके फॉर्म भरवाए गए हैं तो इनको आरक्षण के कारण वापस सब भी ओपन होंगे। अब यहाँ पर आप जो हेडिंग डाल दीजिएगा, जो हम लिख रहे थे उसी में आमाशय यानी स्टोमक, हम जो पाचन की प्रक्रिया लिख रहे हैं, वे जी अभी आमाशय में नहीं पहुंचा भोजन, तो भी पहुंच जाएगा, यानी यहाँ तक तो आ चुका है, आमाशय से जस्ट पहले भोजन नली तक आ चुका है। अब आमाशय, अब देखिएगा आमाशय में सवाल जो आते हैं, जैसे पिछला 18 वाला रीट का पेपर था साइंस में, उसमें पेट की अम्लता का पूछा था, और यहाँ इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है। और देखिएगा इस बार जो है जैसे ऑक्सेंटिक सेल्स का भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सेंटिक सेल का कार्य क्या होता है, तो ये आमाशय में। और इससे पहले जो टेट का पेपर होता था, तो टेट का पेपर जो है वो दोस्तों वहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम बनते हैं यहाँ आंतों में, और कौन कौन से आमाशय में बचते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा भोजन जैसे यहाँ से आएगा, तो ये तो भोजन नली हमने लिखी थी, भोजन नली। अब देखिएगा आप में से जो है अगर आरएस की तैयारी करें मेंस की, तो जैसे मान लो 15 शब्द में आमाशय आए तो छोटा सा इस तरह से बना देना है। कई बार हमें लगता है कि इसमें क्या बनाना है, लेकिन वो थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है। तो इसका आकार किस तरह से होता है, इंग्लिश का जो जे अल्फाबेट होता है, जे की तरह ये होता है, और इसमें देखिएगा ये जो भाग भोजन नली से जुड़ा होता है ये कहलाता है कार्डियक आमाशय, और इसका मध्य भाग होता है वो होता है फंडिक आमाशय, और ये जो भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक आमाशय, पाइलोरिक आमाशय। अब देखिएगा जैसे 50 शब्द में हो, तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखें, हाँ बिल्कुल ये 2018 सेकंड ग्रेड में भी आया था, एससीएल का ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिएगा मान लो आरएस में आपसे पूछा जाए, और आरएस में इसको
50 शब्द में हो तो इसके भाग आपको फिर यहाँ लिखने नहीं, सिर्फ इस तरह से दर्शा दे, अपने आप काउंट हो जाएगा कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप लिखिएगा इसमें, पहले ये लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में और भी हम बातें लिखेंगे इसमें। तो आप लिखिएगा आमाशय का आकार, आमाशय का आकार अंग्रेजी के अक्षर जे, जे अल्फाबेट, जे के समान होता है, आकार जे के समान होता है, ठीक है, जे के समान होता है। और आमाशय भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? भोजन नली से, भोजन नली से भोजन आमाशय में, और जो आमाशय का भाग भोजन नली से जुड़ा होता है वो कार्डिक आमाशय कहलाता है। तो लिखिएगा अगली लाइन में, आमाशय का वह भाग, आमाशय का वह भाग जो भोजन नली अर्थात इसको इसोफेगस या फूड पाइप कह सकते हैं, भोजन नली से जुड़ा रहता है या भोजन प्राप्त करता है, जुड़ा रहता है, कार्डियक आमाशय या कार्डियक स्टोमक कहलाता है। कार्डियक आमाशय, कार्डियक आमाशय कहलाता है, कार्डियक आमाशय कहलाता है। आमाशय का आकार जे के समान होता है और आमाशय का वह भाग जो भोजन नली से भोजन को ग्रहण करता है या जुड़ा रहता है, कार्डियक आमाशय कहलाता है। फिर आप लिखिएगा इसका मिडल पार्ट, ये भी देखिएगा अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें स्पेशली पूछे जाते हैं, या फिर मान लो आप सेकंड ग्रेड के पेपर है तो उनसे पूछे जाते हैं। बाकी नॉर्मली जो हमारे जैसे आरएस और एसआई में ये भाग नहीं पूछे जाते हैं, इसका अग्रभाग कौन सा है, मध्य भाग कौन सा है। फिर लाइन में आप लिखें आमाशय का मध्य भाग फंडिक, या इसको फंडिस कहते हैं, फंडिक आमाशय कहलाता है। आमाशय का मध्य भाग फंडिक आमाशय कहलाता है। ये देखिएगा रीट में पूछा जा सकता है, क्योंकि रीट में और टेट में ज्यादातर आमाशय से संबंधित सवाल है, तो ये हो सकता है इसका मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है, या जो है इनके भाग पूछे जा सकते हैं आगे से पीछे की ओर, इनको व्यवस्थित क्रम कौन सा है, या कौन सा भोजन नली से भोजन प्राप्त करता है। और फिर आप लिखिएगा आमाशय का अंतिम भाग, आमाशय का अंतिम भाग जो, आमाशय का अंतिम भाग जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, छोटी आंत से जुड़ा रहता है, यानी आमाशय से भोजन किसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाता है। कोमल जी कह रहे हैं सर एक बार पीछे स्लाइड अटक रही है, देखिएगा हो सकता है नेट की प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। आमाशय का आकार जे के समान होता है और आमाशय का वह भाग जो भोजन नली से जुड़ा रहता है, कार्डियक आमाशय कहलाता है। लिख लिया। फिर आप लिख लीजिएगा आमाशय का मध्य भाग फंडिक आमाशय कहलाता है। दोनों जी पूछ रहे हैं कि सर एसआई के भी बताओ। देखिएगा एसआई में मैंने बताया था लाइसोजाइम का, टाइलिन का और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये जो है सवाल पूछे जाते हैं। या सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है वो सवाल, और या शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, ये पूछे जाते हैं। आमाशय का अंतिम भाग जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, पाइलोरिक आमाशय, तो देखिएगा आमाशय का अंतिम भाग जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, पाइलोरिक आमाशय कहलाता है, पाइलोरिक आमाशय कहलाता है। लिखिए होगा आपने। और अब देखिएगा आपको पूछा जाए पाइलोरिक वाल कहाँ होगा, तो इसी भाग में होगा। तो पाइलोरिक जो वाल होता है वो छोटी आंत के अग्रभाग, यानी यहाँ पर छोटी आंत का भी कौन सा भाग होता है, ड्यूडेनम होता है, तो छोटी आंत के अग्रभाग और आमाशय के पाइलोरिक भाग के मध्य यहाँ पर पाइलोरिक वाल पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, भोजन को आमाशय से आंत में जाने देना। लिखिए आपने आमाशय का अंतिम भाग जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, पाइलोरिक आमाशय कहलाता है। फिर आप लिखिएगा पाइलोरिक आमाशय, पाइलोरिक आमाशय यानी पाइलोरिक स्टमक तथा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, पाइलोरिक आमाशय तथा छोटी आंत के ड्यूडेनम, ड्यूडेनम अर्थात छोटी आंत का क्या होता है, अग्रभाग होता है। छोटी आंत का अग्रभाग जिसको ग्रहण कहते हैं हिंदी में, ग्रहण करने वाला भोजन, आमाशय से भोजन को ग्रहण करने वाला। पाइलोरिक आमाशय तथा छोटी आंत के ड्यूडेनम यानी अग्रभाग होता है, ये ग्रहण कहलाता है। ड्यूडेनम के मध्य, मध्य पाइलोरिक वाल, पाइलोरिक वॉल पाया जाता है, पाइलोरिक वॉल पाया जाता है। जैसे ऐसा ही पूछा जा सकता है पाइलोरिक वाल होता है छोटी आंत बड़ी आंत के मध्य, छोटी आंत और आमाशय के मध्य, और या फिर आ जाए कि यहाँ पर मुख और आमाशय के मध्य या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा पाइलोरिक। और पाइलोरिक किसका भाग है, पाइलोरिक अगर याद है तो समस्या नहीं होगी। पाइलोरिक एक आमाशय का भाग है, तो आमाशय से भोजन कहाँ जाता है ये हम सबको पता है, छोटी आंत में। तो सीधी बात है छोटी आंत और आमाशय के मध्य, और छोटी आंत का भी सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाता है, ड्यूडेनम, या इसको हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, यानी ग्रहण करने वाला, आमाशय से भोजन को ग्रहण करने वाला। इसी आकार की होती है ग्रहणी, 25 सेंटीमीटर के आसपास इसका जो है लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई होती है। तो देखिएगा अभी तक हमने लिखा है कि भोजन आमाशय में आया, और ये कुछ बातें हमने आमाशय से संबंधित लिखी है। लिखिए होगा आपने, देखिएगा हम दोनों साथ में लिख रहे हैं भाग, और इनमें क्या क्या चीजें आ रही है वो आ जाएगा। ओके, देखिएगा ईश्वर जी हम लिखेंगे सभी, अभी सिर्फ हमने आमाशय के बारे में लिखा है, हम HCl भी लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में लिखेंगे। लिखिए आपने। फिर हमने डिस्कस किया था कल कि आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 या 4 से 5 घंटे के आसपास रुकता है। एग्जाम में वैसे 4 से 5 और हमारी किताबों में भी ये लिखा है, तो 4 से 5 घंटे रुकता है यहाँ आमाशय में। ये एसआई के पुराने पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लिखिएगा आमाशय में, आमाशय में भोजन, आमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रुकता है, 4 से 5 घंटे रुकता है। और देखिएगा आमाशय की जो ग्रंथियां, जो दीवार होती है, लेयर्स होती है, इंटरनल लेयर, तो वहां पर जो है ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं या जठर ग्रंथियां कहा जाता है। और जठर ग्रंथियों द्वारा जो रस बनाया जाता है वो जठर रस का जो है यहाँ पर काम क्या होगा, या जठर रस में कौन कौन से आते हैं, तो जठर रस जठर ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं।
पाइलोरिक वाल्व का फंक्शन लिखिएगा क्या कीजिए, इसका काम होता है भोजन को आमाशय से छोटी आंत में जाने देना, एक दिशा में जाने देने। वाल्व जहां भी होते हैं उनका एक दिशा में जाने देने का काम होता है। हमने धमनी में, इसमें शिराओं में भी देखा था और हृदय में भी इनको देखा था। तो इसका काम होता है भोजन को आमाशय से छोटी आंत में जाने देना, यानी उसके गमन पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। आमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रुकता है। अब देखिएगा आमाशय में भी जो आंतरिक सतह होती है उस पर एक प्रकार की ग्रंथि होती है यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं वहां पर कोशिकाएं होती है, उन्हें कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल्स। और ऑक्सेंटिक सेल्स का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना। तो अब लिखिएगा अगली लाइन में, आमाशय में पाई जाने वाली, आमाशय में पाई जाने वाली ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। आमाशय में पाई जाने वाली ऑक्सेंटिक जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सी कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और ये देखिएगा हमारी माध्यमिक शिक्षा में और स्पेशली जो है इस बार 10th में भी ये जोड़ दिया है, तो पूछने के चांसेस जैसे में भी है। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आसपास क्वेश्चन अपने यहाँ पे चाहे बोले वो टेट का पेपर हो, चाहे रीट का हो, या आरपीसी का, एसआई का पेपर हो, या आरएस का, इनके आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन सी कोशिकाओं से बनता है, ऑक्सेंटिक सेल से बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यानी HCl के कार्य, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य, तो इसके 2-3 मुख्य कार्य हैं। इनमें देखिएगा एक तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक तो काम होता है आमाशय का पीएच मेंटेन करना, यानी आमाशय का पीएच लगभग 1.5 से लेकर 2 के आसपास होता है, प्रबल अम्लीय माध्यम यहाँ पर होता है। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर ये जो ऑक्सेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो ये बिल्कुल गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है जी, आमाशय में होती है, आमाशय की जो दीवार होती है वहीं पे पाई जाती है, तो उसी में ये ऑक्सेंटिक सेल्स होती है और उनके द्वारा ही ये HCl बनाया जाता है। तो एक तो काम होता है आमाशय का पीएच मेंटेन करना, और आमाशय का पीएच कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो अम्लीय किससे रहेगा, अम्ल से, और अम्ल कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लिख लीजिएगा पहला, आमाशय का पीएच बनाए रखने में सहायक, आमाशय का पीएच बनाए रखने में सहायक, आमाशय का पीएच बनाए रखने में सहायक। इसी तरह से फिर दूसरा काम होता है, अगर यहाँ तक भी कुछ सूक्ष्म जीवाणु है, बैक्टीरिया है हार्मफुल, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना, यानी भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी HCl का होता है। तो आप लीजिएगा, भोजन में उपस्थित हार्मफुल या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, यह भी इसका कार्य होता है। इसी तरह से देखिएगा हमने एक और भी लिखा था हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, तो वहाँ लाइसोजाइम भी लिखा था, लाइसोजाइम का भी कार्य लिखा था, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को यहाँ पर नष्ट करना। फिर जैसे निकू जी पूछ रहे खाना खाने के बाद में जो है जलन, वो इसी के कारण होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा है तो दोस्तों इससे समस्या होती है। और उसमें भी देखिएगा अगर मान लीजिए हम ज़्यादा चाय आदि जो है अभी जी, तो गैस बनने का कारण जो है यहाँ इस तरह से चीज़ें, तली हुई चीज़ें अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, चाय ज़्यादा पी रहे हैं, तो इससे क्या होता है, HCl का सिक्रेशन हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में ये बनता रहता है। तो इससे जब ये HCl ज़्यादा होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और अम्ल जो है ये अम्लता का कारण बनता है, एसिडिटी का कारण बनता है, इसलिए जलन की समस्या हो सकती है, या गैस की समस्या भी इस स्थिति में हो जाती है। तो भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। इसके अलावा भी देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि यहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में बदलने में भी ये HCl सहायक होता है। HCl इनएक्टिव या निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में, एक्टिव फॉर्म में बदलने में सहायक होता है। सक्रिय अवस्था में बदलने में सहायक होता है, आमाशय का पीएच बनाए रखने में, भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, और इनएक्टिव को एक्टिव में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में ध्यान से हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही है, गलत है, और मेंस की बात करें तो यहाँ 15 शब्द में 50 शब्दों में HCl के बारे में पूछा जा रहा है। तो फिर आप देखिएगा यहाँ पर दिया गया भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय, और उसमें भी देखिएगा कौन से, तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल ये बता रहे हैं, पैप्सिनोजन जो है पैप्सिनोजन को पैप्सिन में बदलता है, और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने में भी ये सहायक होता है। लिखिए होंगे अपने कार्य, फिर लिखिएगा आगे। हम लिखा था आमाशय का पीएच मेंटेन करता है, तो आमाशय का पीएच कितना होता है, तो वो भी आप लिख ले नोट लगा के। आमाशय का पीएच लगभग 1.5 से 2 होता है, आमाशय का पीएच 1.5 से 2 के आसपास, यानी प्रबल अम्लीय की ओर होता है। इसी तरह से फिर जो है यहाँ पर जो प्रोरेनिन है वो किस में बदलता है, रेनिन में, और पैप्सिनोजन जो है वो पैप्सिन में किसकी उपस्थिति में बदलता है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में बदलता है। तो अब लिखिएगा HCl, अगली लाइन में आप लिख लें, HCl पैप्सिनोजन को पैप्सिन में बदलने तथा प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने में सहायक होता है। हमने लिखा था ये इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो पैप्सिनोजन है ये
जो है पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और पेप्सिन क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म है। इसी तरह से प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और रेनिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और ये इनके कार्य होते हैं। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और ये जो रेनिन है ये यहाँ पर इसमें सहायक हो जाएगा, दूध के पाचन में सहायक। अब देखिएगा, अगर आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है भास्कर जी, हम बाइल जूस के बारे में लिखेंगे, इससे जस्ट आगे हम वो लिखेंगे। तो देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए कि हमारे आमाशय में जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम बनेगा या इससे संबंधित किसी तरह का विकार आ जाता है तो समस्या होगी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, दोनों के, या वसा के पाचन में। तो देखिएगा, मुख्य रूप से इसे जो है अगर HCl संबंधी कोई डिसऑर्डर होता है तो मुख्य रूप से पाचन किसमें आएगी, ये जो है बिल्कुल त्यागी जी, ये प्रोटीन को तोड़ता है तो प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मान लीजिए नहीं बन रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, जिनको पेप्सिन में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, और ये प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा भाग होगा, ये दूध, ये जो त्यागी जी, इसको रेनिन जो होता है ये दूध के पाचन में सहायक होता है, तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि सवाल ऐसा भी हो सकता है, सीधा नहीं देखें, एक व्यक्ति है जिसमें उसके आमाशय में प्रोटीन का पाचन नहीं हो रहा है, अर्थात उसमें निम्नलिखित में से जो है कौन सी समस्या हो सकती है, HCl की या टाइलिन की या माल्टेज की, इस तरह के ऑप्शन देके पूछे जा सकते हैं। तो सीधी सी बात होगी, कौन सा हो जाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्सर्जन संबंधी, उसके निर्माण संबंधी समस्या उस व्यक्ति के आमाशय में है।